नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं दोस्तों, हीट, ऊष्मा। मैंने आपको बताया था कि 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के, जिसमें से ज़्यादा मार्क्स कंटेन किए जाते हैं एग्जाम में, साउंड, लाइट, हीट और वेव्स। तो दोस्तों साउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, आज से हीट की शुरुआत करते हैं। तो आप जरा सोचिए कि हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है। मैंने आपको एक चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वह कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कैंडल में क्या होता है, हीट और लाइट एनर्जी की फॉर्म में केमिकल एनर्जी चेंज होती है। जैसे मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर बताया आपको, डायनेमो, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो दोस्तों हीट भी एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। यह भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो ट्रांसफ़र होती है। डेफिनेशन बुक्स में लिखी है, आप सिर्फ समझिए कि जो ट्रांसफ़र होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, टू अनदर बॉडी। किस कारण से जाती है दोस्तों, एक बॉडी से हीट दूसरी बॉडी में कैसे चली जाएगी? वो ऐसे चली जाएगी जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होगा। याद रखिएगा, नॉर्मल सी बात है, केस होते हैं हाई लो से हाई के भी, कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट चलती है। अगर मान लीजिए आपने तवा चढ़ाया चूल्हे पर, तो थोड़ी देर में तवा गर्म होने लगता है, कुछ देर बाद तवे का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका हैंडल भी धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड दूसरी बॉडी। हैंडल दूसरी बॉडी है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये बॉडी है, इसका तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस, और मैंने इसी से कांटेक्ट करके एक और बॉडी रख दी, और इस बॉडी का तापमान था मान लीजिए रूम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर बाद इस बॉडी का तापमान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे प्रेशर ट्रांसफ़र होता है हाई से लो की तरफ, जब हमारे यहाँ तूफान आता है तो आसपास का हाई प्रेशर हो जाता है, और हमारे यहाँ अजमेर में लो प्रेशर हो जाता है। इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं, इसी वजह से तूफान आता है। तो दोस्तों हीट भी ज़्यादा तापमान से कम तापमान वाली वस्तु में ट्रांसफ़र करती है। तो आप डेफिनेशन हीट की लिखेंगे कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी। बस सिंपल, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट जाती है। अब दोस्तों आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो होता क्या है, आप क्या बोलते हैं, हम फैट बर्न करके आ रहे हैं। फैट बर्न कैसे करते हैं आप, जब हीट आपकी बॉडी से निकलती है, कंज्यूम होती है, हीट आपकी बॉडी में कंज्यूम होती है, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब आप कुछ वर्क डन करते हैं, और वर्क डन की इकाई मैंने आपको बताई थी दोस्तों, जूल होती है। जब आप 4.186 जूल वर्क डन करते हैं, कितना, 4.186 जूल वर्क डन करते हैं, देन आप कितना कैलोरी कंज्यूम करते हैं, तब आप 1 कैलोरी हीट। अब आपने कहा कैलोरी कहाँ से आया सर, तो कैलोरी यहाँ से आया बच्चों की कैलोरी यूनिट होती है हीट की। वही समझाने के प्रयास है कि 1 कैलोरी हीट आप क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल। तो दोस्तों एक चीज़ आप नोट करिए कि कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी इज़ अ यूनिट, और यूनिट भी कौन सी, सीजीएस यूनिट। मैंने आपको यूनिट सिस्टम बताया था, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस यूनिट हीट की कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी बराबर होती है, जब कोई बोलता है 1 कैलोरी, तो 4.186 उसने काम किया। उसने कितना काम किया, 4.186, और उसने कितनी हीट, उस काम को करने में कितनी हीट कंज्यूम की, उसने 1 कैलोरी हीट कंज्यूम की। तो दोस्तों 1 कैलोरी हीट उसने कंज्यूम कर दी। अब दोस्तों देखिए आपकी एफपीएस यूनिट हो गई हीट की 1 कैलोरी। अब दोस्तों इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सीजीएस पढ़ ली, एफपीएस यूनिट। जब किसी बॉडी के तापमान को, जब भी
अब 1 कैलोरी क्या होती है पहले वो समझ लेंगे कि 1 कैलोरी क्या होती है। 1 कैलोरी कि जब 1 ग्राम वाटर को या किसी भी पदार्थ के यूनिट मास को 1 ग्राम को, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम को टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है, जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, 1 कैलोरी कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ एनीथिंग, किसी भी तरह के सब्सटेंस का जब 1 ग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, यूनिट मास होना चाहिए 1 ग्राम 1 किलोग्राम, उसे आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, 1 कैलोरी कहते हैं। अब इसी कैलोरी की हीट की एफपीएस यूनिट होती है एंड इंटरनेशनल यूनिट भी होती है। तो एफपीएस यूनिट होती है जब मैं 1 पाउंड, अब किलोग्राम में नहीं लेंगे आप, तो जरा दोस्तों बताइए 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है। तो मैं आपको यूनिट सिस्टम में बता चुका हूँ 0.53 किलोग्राम यानी 453 ग्राम। तो दोस्तों जब 1 पाउंड यूनिट मास, 1 पाउंड किसी भी सब्सटेंस, किसी भी लिक्विड, किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को आप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा देते हैं, उसके लिए आपको जितनी हीट लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एफपीएस यूनिट। एक यूनिट होती है हीट की दोस्तों, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, बी फॉर ब्रिटिश, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या होती है, तो जब मैं 1 ग्राम या 1 किलोग्राम पदार्थ को कितनी हीट दूं कि उसका तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना है कि 1 कैलोरी में, ठीक है, ये होता है 4.186 जूल। और दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि अब ये तो बात हुई 1 कैलोरी की, अब पूछा जाए अगर आपसे कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी कैलोरी होती है, तो आप कहेंगे 252 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, 252 कैलोरी हो गई किसमें, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और सबसे बड़ी यूनिट अगर हीट नापने की कोई है तो वो है थर्म। तो दोस्तों थर्म इसकी यूनिट होती है। तो एक थर्म, बोले कि एक थर्म में कितने BTU होते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितनी होती हैं, तो ये होती हैं दोस्तों एक थर्म में 10 की पावर 5 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब चूंकि एक थर्म में ब्रिटिश पावर यूनिट 10 की पावर 5, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कोई पूछे अगर कि एक थर्म में कितने कैलोरी होती है, तो मैं सीधे लिख दूंगा एक थर्म में 10 की पावर 5 तो होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी। तो लो भाई ये कैलोरी में आ गया। जो दोस्तों अभी तक के टॉपिक में हीट क्या है वो इम्पोर्टेंट था, और ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटी होनी चाहिए, याद नहीं रटी होनी चाहिए, एग्जाम में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। एक थर्म में 252 गुणा 10 की घात 5 यूनिट होता है। अब दोस्तों आप देखिए कि टेम्परेचर क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले कि तापमान क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तापमान, ऊष्मा बता दिया, ऊष्मा की यूनिट्स बता दी। अब तापमान कोई पूछ ले तो आप कैसे बताइएगा, तो तापमान क्या होता है, वैसे तो हमें पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से रिलेटेड है, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, लेकिन अगर कोई इसकी आपसे प्योर डेफिनेशन पूछे तो आप कैसे बताएंगे प्योर डेफिनेशन, आप कहेंगे ये एक भौतिक कारण होता है। ये क्या होता है, एक फिजिकल कॉज होता है, एक भौतिक कारण होता है, फिजिकल कॉज, जिसके कारण, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, हीट ट्रांसफर होती है, ड्यू टू विच हीट, ऊष्मा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तापमान क्या होता है, ये एक भौतिक कारण होता है, इसी कारण की वजह से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब दोस्तों तापमान
क्या होता है तो बता दिया, आप तापमान नापते किससे हैं? तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट होता है तापमान नापने का थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। अब दोस्तों ये थर्मोमीटर तक बात सीमित नहीं है। थर्मोमीटर तो सबको पता है कि तापमान मापने का काम आता है, लेकिन थर्मोमीटर में दो तरह के स्केल होते हैं। मैं आपको स्केल समझा रहा हूँ, टेम्परेचर स्केल। थर्मोमीटर के दो स्केल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो डेफिनेशन से मत रटिए, आप इसे समझिए कि हम थर्मोमीटर बनाते कैसे हैं। हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर लेते हैं, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और उस थर्मोमीटर में अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो दोस्तों लोअर फिक्स्ड पॉइंट LFP, ठीक है दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप छोटे बच्चे नहीं समझ जाएंगे। LFP मीन्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट, L फॉर लोअर, यानी न्यूनतम स्थायी बिंदु, लेफ्ट लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं हम अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अपर फिक्स्ड पॉइंट, उच्च स्थायी बिंदु। दो तरह के बिंदु बनाए जाते हैं कि किसी भी आदमी की एक लिमिट होती है, किसी भी वस्तु की एक लिमिट है, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। ये नीचे से नीचे कहाँ तक जा सकता है, ऊपर से ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो टेम्परेचर में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिया गया ना दोस्तों, वो किससे लिया गया है? वो लिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और इसी को बोलते हैं हम आइस फिक्स्ड पॉइंट। इसी को हम आइस पॉइंट भी कहते हैं। तो टेम्परेचर आपसे पूछा जाएगा कि थर्मोमीटर का लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसे इंडिकेट करता है, तो आप कहेंगे कि आइस पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर बर्फ जमती है, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, इसी पर बर्फ पिघलना और जमना शुरू करती है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अपर फिक्स्ड पॉइंट किसे इंडिकेट करता है, तो आप कहेंगे कि अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को इंडिकेट करता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या इसको बोला जाता है स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट यानी जिस पॉइंट पर भाप बनना शुरू होता है वाटर, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट, अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट, कि जब 0 डिग्री तापमान फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, जिस पर वो जमना शुरू होता है, तो बताइए पिघलना किस पर शुरू होगा? दोस्तों वाटर बर्फ पिघलनी भी शुरू होती है किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए इसे हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, गलनांक बिंदु। ठीक है दोस्तों, इसे ही को क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पदार्थ का एक ही होता है। कैसे? 0 डिग्री से तापमान अगर ऊपर गया, यानी +1, +2, +3, तो बर्फ पिघलने लगेगी, तो ये कहलाया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर इससे नीचे गया, 0 डिग्री पे बर्फ बनती नहीं है, 0 डिग्री तापमान पर बर्फ बनती नहीं है, शुरू होती है बननी, यानी अगर -1 हो गया तो -2 हो गया, तो बर्फ बनती चली जाएगी और ठोस होती चली जाएगी। तो यानी हमारे फ्रीजर का तापमान जो होता है ना दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री होता है, लेकिन फ्रीजर का तापमान माइनस में होता है, इसीलिए उसमें बर्फ जमती है। 0 डिग्री पे बर्फ बननी शुरू होती है, जमती नहीं है, बननी स्टार्ट हो जाती है 0 डिग्री पर। इसलिए 0 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों होता है दोस्तों। अब दोस्तों टेम्परेचर स्केल हमारे पास 3 तरह के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो 5 तरह के होते हैं, 3 तरह के आपको समझने टेम्परेचर स्केल। पहला तो आपको समझना है सेल्सियस स्केल, ठीक है। दूसरा आपको समझना है फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा आपको स्केल जो समझना है दोस्तों, वो समझना है आपको केल्विन स्केल। क्या समझना है? फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और मेरा केल्विन स्केल। दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो अपर फिक्स्ड पॉइंट, मैंने बताया टेम्परेचर लिए जाते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट कैसे लिया गया है? सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी फ्रीजिंग और
आइस पॉइंट ऑफ वाटर। और दोस्तों अपर फिक्स पॉइंट लिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। अब दोस्तों आप देखिए कि फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट, अब केल्विन स्केल में चलते हैं सीधा, यानी ये बात हुई 273.15 केल्विन की। केल्विन को कभी डिग्री में नहीं लिखते, याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट को डिग्री में, सेल्सियस को डिग्री में। पर केल्विन स्केल को आप कहेंगे 5 केल्विन, 273 केल्विन, 310 केल्विन, कभी भी डिग्री, नेवर यूज डिग्री विद केल्विन। अब दोस्तों जैसे ही आप केल्विन स्केल में ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको टेम्परेचर ये 100 डिग्री बढ़ा, 0 से 100 डिग्री, तो ये 273, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 273.15 केल्विन। तो जैसे ही 100 डिग्री बढ़ेगा तो ये भी 100 डिग्री बढ़ता है। तो दोस्तों यानी 100 डिग्री बढ़ता है, तो यानी इसका स्केल जो होता है, आपने डिवीजन ऑफ स्केल सुना होगा, देखा भी है आपने, घर स्केल इस्तेमाल किए, फुट है जो आप स्कूल में इस्तेमाल करते थे, उसमें 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने होते हैं, कितने स्केल होते हैं, कितने डिवीजन है, उसमें 10 डिवीजन होते हैं। ऐसे ही दोस्तों ऐसी टेम्परेचर स्केल में भी डिवीजन होते हैं, तो इसमें कितने डिवीजन हुए, 100 डिवीजन। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने डिवीजन हुए, 100 डिवीजन। और एक डिवीजन जो है वो 1 डिग्री के बराबर है, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 100 डिग्री तक गया। ऐसे ही देखिए 273 केल्विन, 274, 275, 276, 277, 78, 79, फिर ये गया 100। इसका भी स्केल कितना होता है, 100 का स्केल होता है, इसीलिए तो देखो ये 100 डिग्री बढ़ा तो ये भी प्लस हो गया 100, 100 प्लस हो गया, इसमें 373 हो गया। लेकिन दोस्तों फ़ारेनहाइट आपको कंफ्यूज करता है। एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको याद रहना चाहिए। इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, उससे भी हम निकाल के आपको बताएंगे। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें दोस्तों 180 का स्केल होता है। इसमें कितने डिवीज़न होते हैं, 180, ऐसे स्केल बने होंगे, 180 का डिवीज़न, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ ये, तो 100 डिग्री बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट में, 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जमना, किसमें, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में क्या बताएंगे आप, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल में पानी 273.15 केल्विन पर जमता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट बता दो भाई, तो लो बॉइलिंग पॉइंट बता दो। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता है, लेकिन अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो 212 फ़ारेनहाइट पे पानी क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 212, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और आपका केल्विन स्केल में 373.15 केल्विन। ठीक है दोस्तों, एक ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है, बताइए आपकी ह्यूमन बॉडी का तापमान कितना होता है, तो ह्यूमन बॉडी का तापमान होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, पर वो आपसे ये पूछेगा ही नहीं, वो तो आपसे पूछेगा ह्यूमन बॉडी का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, आपसे वो ये भी शायद ना पूछे, वो तो आपसे पूछेगा केल्विन स्केल में बताओ, तो आप बोलेंगे 310 केल्विन। तो ये तीनों ही बातें आपको वाटर के लिए और अपनी बॉडी के लिए याद रहनी चाहिए। ये वाटर के लिए हो गई दोनों बातें, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, और ये बात हो गई हमारी बॉडी के लिए। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। अब आपको समझाते हैं बॉडी का तापमान क्यों 37 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर क्यों होता है, क्वेश्चन लग गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखना आपको ये समझ में आ जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको क्या बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं सेल्सियस में कितना बढ़ा रहा हूँ, बॉडी टेम्परेचर 37, कितना प्लस किया, 37 प्लस किया, तो ये आया 37 डिग्री सेल्सियस। और अब दोस्तों ये 32 तो है ही, 0 डिग्री पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जब ये 37 बढ़ेगा ना दोस्तों, तो एक चीज़ याद रखना कि डिग्री सेल्सियस तो 1 बढ़ता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट 1.8 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, कितना,
1 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? 1.8 फ़ारेनहाइट, ठीक है, क्योंकि 180 का स्केल होता है। ये 1 डिग्री बढ़ेगा, जब ये 100 डिग्री बढ़ता है सेल्सियस तो 180 डिग्री वो बढ़ जाता है फ़ारेनहाइट। तो ऐसे ही जब ये 1 डिग्री बढ़ेगा, जब ये 1 डिग्री बढ़ेगा तो फ़ारेनहाइट 1.1 फ़ारेनहाइट बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1.8 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों 32 डिग्री तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और 37 बढ़ाया तो मेरे पास आया 37 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8। अब ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, बस यही इसका मेन रीजन है कि इसमें 180 के स्केल होता है, डिवीजन स्केल कितना होता है? 180 बार, तो इसीलिए 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1.8 फ़ारेनहाइट। तो आपको तीनों स्केल समझ में आ गए, सेल्सियस स्केल और आपका फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कि C-0, ठीक है। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, देखिए C-0 कहाँ से आया? C-0 इस स्केल से आया, ये लिखा हुआ है 0 डिग्री, तो यहाँ पर C-0 बाई जितना डिवीजन उतना 100, बस ऐसे ही हमें इस टेबल को बनाना है। तो ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। C-0 बाई 100 F-32 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय कितना स्केलिंग होती है इसकी? 180, और केल्विन स्केल में ये K-273 2-273 कितनी स्केलिंग हो गई इसकी? 100। ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है कि बताइए किस तापमान पर सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऐसा कौन सा तापमान है सेल्सियस में जब दोनों बराबर हो जाते हैं, फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस भी बराबर कब हो जाते हैं? ठीक है भाई, बराबर कर लेते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से मैं बराबर कर दूं सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को, मेरे पास तापमान आ जाएगा सेल्सियस -0 बाई 100। कब फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर हो जाता है? ठीक है भाई, लो फ़ारेनहाइट की जगह मैंने क्या लिख दिया? सेल्सियस। यहाँ पर क्या आया? 180, काटिए आप, ये हुआ 5, ये हुआ 9, ये हुआ 9C, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे 9C, सी है ना दोस्तों। सेल्सियस के किस तापमान पर फ़ारेनहाइट भी उसके बराबर होता है? तो ये बात हुई 9C, ये 0 खत्म, 5 इक्वल टू इक्वेशन बन गई 5C माइनस 32 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, ये 5C इधर आएगा, तो यहाँ बचा क्या? 4C बराबर माइनस 32 गुणा 5, ठीक, 4 से 32 से काटा 8, यानी दोस्तों आंसर आया -40। अब ये तो मैंने आपको करने के लिए समझाया था, समझाने के लिए आपको रटा हुआ होना चाहिए कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अब मैं बोलूँ बताइए सेल्सियस में कौन सा तापमान होता है जिस पर फ़ारेनहाइट सेल्सियस का डबल होता है? सेल्सियस के किस तापमान पर फ़ारेनहाइट डबल हो जाएगा? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एग्जाम में डबल आया तो मैं क्या करूँगा? C-0 बाई सेल्सियस के किस तापमान पर मैंने कहा फ़ारेनहाइट डबल हो जाएगा? तो सेल्सियस -0 बाई 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, यानी ये सेल्सियस का डबल हो जाए, यानी ये 2C हो जाए -32 बाय 180। आप इसे काटेंगे, आंसर आपके समक्ष होगा। और दोस्तों ये हुआ C/5 इज इक्वल टू 2C माइनस 32/9। ये हुआ 9C इज इक्वल टू 5 दूनी 10C माइनस 5 दूनी 10, 0 5 160। ठीक है दोस्तों, ये इधर आएगा -C इज इक्वल टू -160, माइनस से माइनस कैंसिल। सेल्सियस का 160 डिग्री तापमान, ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए आपको। मैंने निकाल के दिखाया कि 160 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 160 डिग्री सेल्सियस बराबर 320, डबल बोला है ना मैंने, डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस के 160 डिग्री पर फ़ारेनहाइट डबल हो जाता है। अब आपसे मैं बोलूँ सेल्सियस के किस तापमान पर फ़ारेनहाइट ट्रिपल हो जाता है, तो आप फ़ारेनहाइट की जगह 3C लिख देंगे। आधा हो जाता है तो आप उसे C/2 करके सॉल्व कर लेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और केल्विन को कभी भी आप केल्विन के साथ कभी भी डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, नेवर यूज़ डिग्री विथ केल्विन। अब दोस्तों मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एलिमेंट बताया था, मरकरी। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों। इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, इसका सिंबल Hg होता है, ठीक। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। अब मरकरी का जो तापमान होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है 356 डिग्री सेल्सियस। हमारे थर्मामीटर में पारा इस्तेमाल होता है। पारा क्यों? क्योंकि वो ग्लास से चिपकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। और पारा क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि पारे का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, यानी वो इतनी जल्दी से पिघलने वाला नहीं है, इतनी जल्दी बॉयल होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है, बहुत कम है, 38.5 डिग्री का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए अब एक बार बताइए, कहीं पर अगर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है तो क्या हम मरकरी का यूज़ करेंगे? क्योंकि अगर हमने -60 पे मरकरी का यूज़ किया तो मरकरी तो -38.5 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, इसीलिए वहाँ पर फिर मरकरी का यूज़ नहीं होता। तो लिख लीजिएगा, मरकरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज कितनी है? -30 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा होता है, -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए, मरकरी का यूज़ हो गया, लेकिन जहाँ पर भी लो टेम्परेचर होता है और लोअर टेम्परेचर्स के लिए हम कौन सा थर्मामीटर यूज़ करते हैं? तो दोस्तों एल्कोहल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्कोहल थर्मामीटर क्यों यूज़ करते हैं? तो आप लिखेंगे क्योंकि एल्कोहल का, यानी एल्कोहल जो इथाइल एल्कोहल होती है, एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -115 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मेरे ख्याल धरती पर तो ये तापमान होता ही नहीं है, धरती पर तो ये तापमान है ही नहीं। -115 डिग्री सेल्सियस एल्कोहल थर्मामीटर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ मरकरी थर्मामीटर फेल हो जाता है -30 डिग्री के नीचे, वहाँ हम एल्कोहल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठंडे प्रदेशों में इंजन में इथाइल अल्कोहल डाला जाता है। क्वेश्चन आता है किस लिए, क्यों डाला जाता है? क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है और वो इंजन को सीज नहीं होने देता, इंजन को जमने नहीं देता, वरना फ्यूल इंजन में जम जाएगा। अब दोस्तों ये बात हुई अल्कोहल थर्मामीटर की। ऐसे ही प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। कौन सा दोस्तों? प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर दोस्तों यूज़ किया जाता है, जो कहाँ से कहाँ तक तापमान होता है? 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा और बहुत कम। देखिए -200 से, जहाँ एल्कोहल थर्मामीटर फेल हो जाता है उसके बाद क्योंकि एल्कोहल भी -115 पे जम जाएगा, तो उसके नीचे अगर तापमान है तो कैसे नापेंगे उस तापमान को, कैसे मेजर करेंगे? तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। और दोस्तों मान लीजिए कहीं का तापमान बहुत ज़्यादा है तो उसे किससे नापा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लास्ट फर्नेस, जिन भट्टियों में लोहा पिघलाया जाता है, मेटलर्जी होती है, मेटलर्जिकल ब्लास्ट फर्नेस का तापमान किससे नापा जाता है? तो पायरोमीटर होता है, जो कि पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर का मतलब 200 डिग्री सेल्सियस नहीं दोस्तों, कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, टू मेजर हाई टेम्परेचर, कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और इससे कम पे तो नाप ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वस्तु के बॉडी को लगाना नहीं पड़ता हमें नापने के लिए, ये उससे निकलने वाली रेडिएशन से टेम्परेचर नाप लेता है। क्योंकि ये पायरोमीटर किससे नापता है? उससे निकलने वाली ऊष्मा की तरंगों से। उसमें इतनी हीट होती है कि उसकी तरंगों से ही उसके तापमान को नाप लेता है। तो पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर हीट बाय द रेडिएशन ऑफ इट्स बॉडी। और रेडिएशन उस बॉडी से निकलेगी जिसका तापमान 1000, 2000, 5000 डिग्री सेल्सियस होगा।
यानी अबव 800 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हमने थर्मोमीटर पढ़ा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है। हमने मरकरी थर्मोमीटर पढ़ा जो -30 से 350 डिग्री सेल्सियस तक काम आता है। हमने प्लेटिनम थर्मोमीटर पढ़ा, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक काम आता है और बहुत हाई टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर वाले तो पढ़ लिए हमने, बहुत हाई टेम्परेचर के लिए हम पायरोमीटर यूज़ करते हैं। पायरोमीटर, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार रेलवे से पूछा गया है कि हाई टेम्परेचर्स आर मेजर्ड बाय, तो पायरोमीटर होता है। ऑल्टीमीटर से ऑल्टीट्यूड, हाइट नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।